हेलो ट्रेनीज, विशेष शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे पहला प्रैक्टिकल है, आईईपी। तो आज हम जानेंगे आईईपी क्या होती है, आईईपी को किस प्रकार डेवलप किया जाता है, आईईपी बनाने की आवश्यकता क्या है। आईईपी बनाने से पहले हमें जानेंगे कि आईईपी का अर्थ क्या है। आईईपी, जिसका पूरा नाम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम मतलब किसी भी एक व्यक्ति की योग्यता और उसकी क्षमता के अनुसार उसका शैक्षणिक कार्यक्रम बनाया जाता है। किंतु सब उसके पहले हम ये जानेंगे कि इसकी आवश्यकता होती क्यों है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सामान्य बच्चों की तुलना में बौद्धिक अक्षम बच्चों के बौद्धिक क्षति के परिणाम स्वरूप समझने की क्षमता में कमी पाई जाती है और इसके साथ ही बौद्धिक अक्षम बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वैसे तो सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। किसी भी दो लोगों का फिंगरप्रिंट आपस में मैच नहीं होता, ना ही किसी भी दो लोगों की विचार या उनकी क्षमता, उनकी योग्यता या रुचि एक दूसरे से मेल खाती है। सभी लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। उनकी सीखने की स्टाइल अलग होती है, उनका याद रखने का तरीका अलग होता है। और अगर हम बौद्धिक अक्षम बच्चों की बात करें तो यहाँ पर बौद्धिक अक्षमता में भी 4 कैटेगरी में उनको उनकी आईक्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। इतनी ज़्यादा व्यक्तिगत भिन्नताएं होने के कारण हमें बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए आईपी बनाने की आवश्यकता और अधिक हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम सामान्य बच्चों की तरह ही इन बच्चों को भी बिना आईपी बनाए क्यों नहीं पढ़ा सकते। तो यही कारण है कि यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता इतनी ज़्यादा होती है कि हम बिना आईपी बनाए इन बच्चों का एजुकेशनल प्लान नहीं बना सकते। तो अभी हम डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार हम आईपी का निर्माण करेंगे। यदि हम लॉ की बात करें तो आईपी पर योजनाबद्ध रूप से कार्य वो उसे लागू सभी विकसित देशों में कानून निर्माण के बाद ही शुरू हुआ है। जैसे कि पहला एक्ट जो है द एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस एक्ट, जिसे पब्लिक लॉ 94-142 के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नवंबर 1975 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पारित किया गया था। और जो दूसरा एक्ट है जिसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए उचित सेवाएं उपलब्ध कराता है, जो पब्लिक लॉ 99-457 है। इसी प्रकार छोटे बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं का प्रावधान PL 99-457 में किया गया। तो PL 99-457 और PL 94-142 के जो रूल्स रेगुलेशन है वो समान ही है। दोनों अधिनियम के अनुसार बौद्धिक अक्षम बच्चों को उचित एवं निःशुल्क सेवाएं अवश्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर ये एक्ट बनाए गए थे। इन एक्ट के और जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है फ्री एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशन, जिसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षा तथा उससे संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी, तथा दिव्यांग बच्चे वो उनके अभिभावकों के अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के प्रभावों का आंकलन तथा दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों तथा निकायों को सहायता प्रदान करना, ये इस एक्ट के मुख्य उद्देश्य थे। इस एक्ट को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि विशेष बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि उन्हें भी हम मेन स्ट्रीम में शामिल कर सकें। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम का मेन जो पर्पस है वो है टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। आईपी का जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो विशेष बच्चे हैं उनको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दी जाए, अप्रोप्रिएट एजुकेशन दी जाए, जिससे कि उन्हें भी हम एक सामान्य बच्चों की तरह आत्मनिर्भर बना सके, चाहे वो एकेडमिक हो या उनकी दैनिक आवश्यकताएं हो।
The education and training are devised on the basis of two things: what are his needs and what are his ability. तो आईपी बनाते समय हम जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जो आईपी का बेस है, वो है हमें यह ध्यान रखना है कि जिस भी छात्र की हमें आईपी बनानी है उसकी नीड्स क्या है और उसके एबिलिटीज क्या है. एबिलिटीज मतलब उसके कौशल क्या क्या. सो आईपी में जो हम बात कर रहे हैं अप्रोप्रिएट, यहाँ अप्रोप्रिएट शब्द से अर्थ है कि छात्रों को उचित ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रदान की जाएगी. और यह जो आईपी है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आईपी उन चरणों का विवरण है जो प्रशिक्षक या उसमें कोई भी शामिल हो सकता है, ट्रेन टीचर, फैमिली मेंबर या अन्य कोई, जिसे बच्चों की जिसके द्वारा हम टू एनहांस द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की क्षमता बढ़ाने के लिए हमें यह प्रदान की जाएगी ताकि वह अपने दैनिक जीवन में उन गतिविधियों को प्राप्त कर सके जो उनके इमीडिएट एनवायरनमेंट में उनको काम आएंगी. तो आईपी प्लान करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. जैसे फर्स्ट, व्हाट द चाइल्ड कैन लर्न, छात्र क्या सीख सकता है, हमें उसे क्या सिखाना है. द प्लेस एट विच ही विल लर्न, कौन सा एनवायरनमेंट है जिसमें वो सीख सकता है. द एक्सटेंट टू विच ही कैन लर्न, किस एक्सटेंट तक वह सीख सकता है. द टीचिंग मेथड एंड मटेरियल थ्रू विच ही कैन लर्न, कौन सा टीचिंग मेथड और मटेरियल जिसके द्वारा वह छात्र सीख सकता है. आईपी बनाते समय दो मेन चीज़ों का हमें और ध्यान रखना है, जैसे व्हाट द चाइल्ड कैन डू प्रेजेंटली विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. आईपी में जो भी गोल आप सेट करते हैं, जो लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं, जो एक्टिविटी आप सिखाने वाले हैं, उसमें बच्चे का प्रेजेंट फंक्शनल लेवल क्या है, अभी फिलहाल वो क्या कर सकता है, उस चीज को हमें कंसिडर करना है. देन गोल डिजायर टू बी रीच्ड विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, और हमें उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में उसे क्या सिखाना है, कितना सिखाना है. अब हम बात करते हैं कि हमें आईपी को डेवलप करते समय किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना है. तो सबसे पहले जब हम आईपी डेवलप करेंगे, आईपी प्लान करेंगे, तो हमें ज़रूरत होगी जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की. तो सबसे पहले आपको छात्र की जनरल बैकग्राउंड हिस्ट्री कलेक्ट करनी है. उसके बाद आपको उसका एजुकेशनल असेसमेंट करना है. एजुकेशनल असेसमेंट करने के बाद आपको एनुअल गोल्स की पहचान करनी है. एनुअल गोल्स आइडेंटिफाई होने के बाद आपको शॉर्ट टर्म गोल सेट करने हैं. जब आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट करते हैं, देन आपको फिर फॉर्मुलेटिंग टीचिंग प्लान फॉर ईच ऑब्जेक्टिव, फिर आपको हर आपके जो लक्ष्य है उनके लिए आपको टीचिंग प्लान बनाना है. देन फिर आपको इवेल्यूशन मेथड फॉर्मुलेट करनी है कि कौन से मेथड से आप उसे इवेल्यूएट करेंगे. तो आईपी बनाते समय आपके पास दो फॉर्मेट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए जिसमें बच्चे का पूरा डेमोग्राफिक डाटा आता है, जिसके अंदर एक फॉर्म होता है, जिसमें ऑलरेडी एक फॉर्म बना हुआ होता है जिसके अंदर छात्र का नाम, उसकी एज, जेंडर, उसका एजुकेशन क्या है, फिलहाल जब वो बच्चा आपके पास आया है उस समय वो कौन सी क्लास में है, उसका एड्रेस क्या है, उसके बाद उसके पेरेंट्स का नाम, पेरेंट्स का एजुकेशन, पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन
और उनकी एनुअल इनकम। देन उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट ए में, उसमें आता है एसोसिएट कंडीशन, जिसके अंदर आपको एडिशनल डिसेबिलिटी नोट करना है। जैसे अगर जो आपके पास स्टूडेंट्स आया है उसे बौद्धिक अक्षमता के साथ और कोई डिसेबिलिटी है, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सीपी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, हाइड्रोसेफाली, माइक्रोसेफाली और एपिलेप्सी। जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो उसमें आपको फैमिली बैकग्राउंड, वो कौन से एरिया से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं या अर्बन एरिया से आते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका जाति कौन सी है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, ये सारे इंफॉर्मेशन केस हिस्ट्री फॉर्म में ऑलरेडी मेंशन होते हैं। आपको सिर्फ पेरेंट्स से पूछना है और उसको फिल करना है। उसके बाद उसमें आता है बर्थ हिस्ट्री, जिसमें हम माता या पिता जो भी बच्चे को जो साथ में लेकर आए हैं उससे हम पूरा बर्थ हिस्ट्री, जो इसके अंदर आपके 3 पार्ट होते हैं, पेरीनेटल, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल, जिसमें आप जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद के सारे कंडीशंस पूछते हैं। उसके बाद आपका डेवलपमेंटल हिस्ट्री, जिसमें जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है उस समय से लेकर आप अभी तक की सारी हिस्ट्री उनसे लेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं, जैसे डेवलपमेंटल हिस्ट्री के अंदर जैसे 3 महीने में बच्चा पलटना सीखता है, 6 महीने का बच्चा बैठना सीखता है, उसके बाद 9 से 11 महीने में बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखता है। तो इसी प्रकार लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो इसके अंदर आपको शारीरिक डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सभी चीज़ों का हिस्ट्री लेना होता है। उसके बाद स्कूल हिस्ट्री, और अगर कोई प्रीवियस रिकॉर्ड उनके पास है तो वो आपको पेरेंट्स से जानकारी लेनी है। उसके बाद आपके पास आपको प्रेजेंट फंक्शन जो लेवल है बच्चे का, अभी बच्चा क्या कर पा रहा है, उसका असेसमेंट करना है। So before planning the IEP, assessment of current level performance of the students is essential. आपको IEP प्लान करने से पहले, एकेडमिक जो आपका शैक्षणिक प्लान करने से पहले आपको ईच जो गोल आप सिलेक्ट करते हैं उसका करंट परफॉर्मेंस जो लेवल है स्टूडेंट्स का, वो जानना बहुत आवश्यक है। जब आप एजुकेशनल असेसमेंट कर लेते हैं तब आप बारी आती है आपके सेटिंग गोल की, जिसमें आपको सबसे पहले एनुअल गोल सेट करना होता है, जिसमें आप करिकुलर कंटेंट विच अ टीचर एक्सपेक्ट हर स्टूडेंट टू अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ 1 एकेडमिक ईयर। जिसके अंदर एनुअल गोल मतलब आप एक गोल सेलेक्ट करते हो कि आपका एक एकेडमिक ईयर में आपका छात्र क्या क्या आप उससे करवा सकते हो, क्या क्या स्किल्स आप उसको, क्या क्या कौशल उसको आप सिखा सकते हैं। देन उन एनुअल गोल से फिर आपको शॉर्ट टर्म गोल प्लान करना है। सो स्पेसिफिक जो करिकुलर कंटेंट फ्रॉम द एनुअल गोल, अ टीचर एक्सपेक्ट हर स्टूडेंट टू लर्न ओवर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन 3-3 महीने के आप गोल सेट कर सकते हैं। पूरे आपका 12 महीने का जो 1 साल आपने प्लान किया है उसमें आप 3-3 महीने के गोल प्लान कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट उससे जल्द ही भी इस गोल को अचीव करता है तो फिर आप उस गोल को चेंज भी कर सकते हैं।
यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे एनुअल गोल आपने लिया है, राइट 20 फंक्शनल वर्ड, रीडिंग 20 फंक्शनल वर्ड, डूइंग 2 डिजिट 2 लाइन एडिशन विदाउट कैरी ओवर। इसमें से ही हमें शॉर्ट टर्म गोल सिलेक्ट करने हैं। यहाँ हमने लिए हैं 20 फंक्शनल वर्ड, तो हम शॉर्ट टर्म में हमने डिवाइड किया है इनको 5 फंक्शनल वर्ड। सो राइटिंग 5 फंक्शनल वर्ड, रीडिंग 5 फंक्शनल वर्ड, डूइंग 1 डिजिट 3 लाइन एडिशन। तो इस प्रकार आपके एनुअल गोल से ही आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल सिलेक्ट करना है। फिर आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर जो भी आपने गोल सिलेक्ट किए हैं, उन गोल को आपको, उन लक्ष्यों को आपको किस तरह से आप सिखाएंगे, वो पूरी आपका टीचिंग मेथड, मटेरियल, सब कुछ उसमें आपको प्लान करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो पॉइंट है उसमें आता है कोर एरिया, डोमेन या सब्जेक्ट। इसमें आपको लिखना होता है आपका जो गोल है, जो आपका लक्ष्य है, वो एकेडमिक से है या नॉन एकेडमिक से, मतलब आपका करिकुलर से है या को करिकुलर से। देन आपका एनुअल गोल क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको आपका शॉर्ट टर्म गोल लिखना है। शॉर्ट टर्म गोल में आप अपना जो भी टास्क है, जो एक्टिविटी है, स्किल है, वो आपको लिखनी है। फिर आपको उसका करंट परफॉर्मेंस लेवल लिखना है कि इस पर्टिकुलर लक्ष्य में बच्चे का करंट फंक्शनिंग लेवल क्या 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 है। उसके बाद आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट कंटेन, सेकंड बिहेवियर, थर्ड क्राइटेरिया, फोर्थ कंडीशन एंड 5 ड्यूरेशन। जो स्पेसिफिक कंटेंट आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, जैसे आपने लिया है 5 फंक्शनल, राइट 5 फंक्शनल वर्ड, तो जो आपके 5 फंक्शनल वर्ड है वो आपका कंटेंट है। उसके बाद है आपका व्हाट द स्टूडेंट डज विद द कंटेंट। देन फिर है आपका हाउ विल द स्टूडेंट डज इट, क्राइटेरिया। आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से वो बच्चा सीखेगा, इंडिविजुअल सीखेगा या प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट में भी आपका वीपी, पीपी, तो वर्बल प्रॉम्प्ट से सीखेगा, फिजिकल प्रॉम्प्ट से सीखेगा, क्लू से सीखेगा, किस प्रकार का से ये कंटेंट बच्चा सीखेगा। कंडीशंस, किस प्रकार से, किस कंडीशन में वो उस चीज़ का आंसर दे पाएगा और कितने समय में। आप, क्योंकि किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए एक फिक्स टाइम होता है। जिस तरह से आपका कोर्स 2 साल का है, उसे 2 साल में आपको अचीव करना होता है। हम हर कोर्स का एक टाइम फिक्स होता है, उसी प्रकार जो हम लक्ष्य लेंगे, उस लक्ष्य का भी हमारा एक निर्धारित समय होगा। उस निर्धारित समय में हमें उसे पूरा करना होगा। तो आपका आईपी का जो टाइम होता है, वो हम जो शॉर्ट टर्म गोल है उसके लिए 3 महीने का टाइम होता है। लेकिन ये आप भी डिसाइड कर सकते हो कि आपके बच्चे के सीखने की स्थिति किस प्रकार की है, वो किस प्रकार कितना जल्दी सीख सकता है। आप 15 दिन, 7 दिन, उस प्रकार से आप यहाँ पर आपका जो भी ड्यूरेशन है उसको आप लिखेंगे। कंटेंट को आप किस प्रकार लिखेंगे, राइट न्यूमरल फ्रॉम 35 to 50, रीडिंग अ पैराग्राफ विथ करेक्ट पंक्चुएशन, does statement sum which involves application of addition and subtraction, then tell one word answer, make chapati, washes cloth। ये आपका जो भी टॉपिक रहेगा, उसी जो आपका लक्ष्य रहेगा, उसी के आधार पर आपको अपना कंटेंट लिखना है। बिहेवियर में आपको लिखना है क्या सीखेगा। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, शिवाजी विल राइट न्यूमरल फ्रॉम 35 to 50, Shivaji will read a paragraph with correct punctuation, Shivaji will do statement sum
involves application of addition and subtraction. Shivaji will tell one word answer. शिवाजी विल मेक चपाती और शिवाजी विल वॉश क्लॉथ। उसी प्रकार आपको क्राइटेरिया जब आप लिखेंगे तो आपको यूज करना है शिवाजी विल राइट न्यूमरल फ्रॉम 35 to 50 करेक्टली। क्या क्राइटेरिया है आपका, क्या वो इंडिपेंडेंटली लिख लेगा, करेक्टली लिख लेगा। तो इसी प्रकार शिवाजी विल रीड अ पैराग्राफ विथ करेक्ट पंक्चुएशन without any prompt. Shivaji will statement sum which involves application of addition and subtraction by himself. ये आपके टर्म्स हैं, जैसे करेक्टली, विदाउट एनी प्रॉम्प्ट, हिमसेल्फ और हिज ओन। शिवाजी विल टेल वन वर्ड आंसर ऑन हिज ओन। शिवाजी विल मेक चपाती विदाउट एनी प्रॉम्प्ट। शिवाजी विल वॉश क्लॉथ विदाउट एनी प्रॉम्प्ट। और इफ अगर आपको लगता है कि आपका जो स्टूडेंट है उसे प्रॉम्प्ट की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे शिवाजी विल राइट न्यूमरल फ्रॉम 35 to 50 विथ वर्बल प्रॉम्प्ट। और अगर उसे फिजिकल प्रॉम्प्ट की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर करेक्टली के स्थान पर लिखेंगे शिवाजी विल राइट न्यूमरल फ्रॉम 35 to 50 विथ पीपी, विथ फिजिकल प्रॉम्प्ट। तो इस प्रकार आपको क्राइटेरिया डिसाइड करना है। देन फिर आपका आता है कंडीशन। कंडीशन का जो आपका सेंटेंस बनता है वो बनता है शिवाजी व्हेन गिवन। ये आपका कंडीशन है। जब आप उससे पूछेंगे, जब भी कहा जाएगा या आवश्यकता पड़ेगी। कुछ गोल ऐसे होते हैं जिसमें हमें आवश्यकता पड़ने पर काम करना होता है। जैसे अगर छात्र को हाथ धोना है तो जब भी आवश्यकता होगी तब वो हाथ धोएगा, या उसे कहा जाएगा तो वो काम करेगा। जैसे खाना खाना आपको सिखाना है तो आप हर समय उसे खाना नहीं खिला सकते। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या होगी, जब भी भूख लगेगी। तो इस प्रकार जब भी आवश्यकता होगी, या अगर कोई एकेडमिक पार्ट है तो जब भी कहा जाएगा। सो यहाँ पर आप लिखेंगे व्हेन गिवन अ टेस्ट शिवाजी विल राइट न्यूमरल फ्रॉम 35 to 50 करेक्टली। व्हेन आस्क्ड, तो यहाँ पर आपका टर्म कैसा चल रहा है, व्हेन गिवन, व्हेन आस्क्ड, व्हेन गिवन, when asked। तो शिवाजी will make chapati when he is hungry without any prompt। शिवाजी will wash cloth without any prompt when required। तो जब भी आवश्यकता होगी वह अपने कपड़े बिना किसी प्रॉम्प्ट के वॉश कर लेगा। अब मैं आपको एक पूरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव किस प्रकार आप लिखेंगे पूरा सेंटेंस। So when asked to stand, Rohit will be able to balance himself in the standing position for 1 minute। यहाँ आप देखेंगे कि आपके पांचों जो कंपोनेंट हैं, कंटेंट, क्राइटेरिया, कंडीशन, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और ड्यूरेशन, पांचों चीजें इस एक सेंटेंस में आपके आने चाहिए। सो आप दूसरा जो एग्जाम्पल है, आफ्टर द स्कूल इज ओवर अंकित विल बी एबल टू कम बैक होम बाय हिमसेल्फ by 30 अगस्त 2005। तो ये जो 30 अगस्त 2005 है ये आपका समय है, ड्यूरेशन है कि कब तक आप उसको ये कार्य सिखा देंगे या कब तक वो ये कार्य सीख जाएगा। उसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है नेक्स्ट एग्जाम्पल में, आफ्टर 3 months ऑफ ट्रेनिंग सुजाता विल बी एबल टू वेयर हर स्कर्ट बाय हर सेल्फ वेन रिक्वायर्ड। तो जब भी आवश्यकता होगी सुजाता अपना स्कर्ट स्वयं से पहने की। कितने महीने की ट्रेनिंग दिया है उसको हमने, आफ्टर 3 months। तो आप आफ्टर 3 months ऑफ ट्रेनिंग सुजाता विल बी एबल टू वेयर हर स्कर्ट बाय हर सेल्फ व्हेन रिक्वायर्ड। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, व्हेन आस्क्ड टू आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी, पार्वती विल आंसर आउट 3 out of 4 question based on the story read out to her after 2 months of training। तो इस प्रकार जैसे आपका गोल होगा उसी प्रकार से आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट होगा। When show red and yellow color object and asked to identify red object, Kumar will identify the red object 9 out of 10 time by
the end of 2-month training. इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है, रमेश विल कंप्लीट 50 मीटर्स डैश विथ 5 minutes आफ्टर 2 months ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको इन सब गोल्स को, लक्ष्य को सिखाने के लिए कौन से मेथड यूज करना है और कौन सा मटेरियल यूज करना है। तो आपको यहाँ पर आपका जो हेडिंग है मटेरियल और लर्निंग एड्स, वहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू गोल सेलेक्ट करना होगी अप्रोप्रिएट लर्निंग एड्स और आपका मटेरियल। सो not only selection of learning aid but the material should be present in such a way that it gets the attention of all students in the class and it should facilitate active participation of the student during teaching। तो आपको जब आप मेथड सिलेक्ट करेंगे, आप आपका लर्निंग एड्स सिलेक्ट करेंगे, उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों की एज क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है और आपका जो मटेरियल है, आपका जो मेथड है वो रिलेवेंस होना चाहिए आपके लक्ष्य से, जिससे कि आपके क्लास के सभी बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट कर सके और सभी बच्चों को सीखने का अवसर प्राप्त हो सके। तो मटेरियल सिलेक्ट शुड बी एज अप्रोप्रिएट। उसके बाद आता है आपका जो नेक्स्ट स्टेप, वो है प्रोसीजर। आपने लक्ष्य निर्धारित किया, आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किया, उसके बाद आपने मटेरियल डिसाइड किया और आपने मेथड डिसाइड किया। अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, उसमें आपको प्रोसीजर लिखनी है। तो अंडर द प्रोसीजर आपको क्या लिखना है कि आप इस टास्क को किस प्रकार पढ़ाएंगे, क्या क्या आप रेनफोर्समेंट यूज करेंगे और कहाँ आप इस बच्चे को बैठकर पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको इवैल्यूएशन लिखना है, जिसके अंदर आपको डिसाइड करना है कि आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसका आप इवैल्यूएशन किस प्रकार करेंगे। आप उसके लिए वर्कशीट बना सकते हैं, आप कोई प्रैक्टिकल वर्क है तो वो आप उससे करवा कर देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये पूरा आईपी का प्रोसीजर लिखकर इवैल्यूएशन करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा फर्स्ट लक्ष्य था, जो फर्स्ट गोल था हमारा रीडिंग 20 फंक्शनल वर्ड, उसमें से हमने शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड किया था 5 फंक्शनल वर्ड। और यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको टास्क जो आपका है रीडिंग 3 फंक्शनल वर्ड, तो इसका करंट लेवल, स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव, मटेरियल, प्रोसीजर और फिर टास्क कैसे लिखेंगे और किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहला हमने जहाँ हमारा हेडिंग है टास्क, वहाँ पर हमें लिखना है रीडिंग 3 फंक्शनल वर्ड। देन फिर आपका नेक्स्ट जो हेडिंग है वो करंट लेवल, वहाँ पर हमें लिखना है कैन फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शन। यहाँ आपका जो भी आईईपी का नाम है, जैसे शिवाजी, राम, मोहन, जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे शिवाजी कैन फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शन, मतलब शिवाजी को जब इंस्ट्रक्शन या निर्देश दिए जाते हैं सिंपल, तो वो उस इंस्ट्रक्शन को समझता है और फॉलो करता है। और जैसे कि बात हो रही है कि हमें उसे 3 फंक्शनल वर्ड सिखाने हैं, तो स्पीक इन फ्रेज वो बोल पाता है। देन आइडेंटिफाई पिक्चर्स फ्रॉम बुक, कि वो जब बुक में पिक्चर देखता है तो पहचान लेता है। तो इस प्रकार आपको जो भी आपका लक्ष्य होता है, यहाँ पर हमने रीडिंग 3 फंक्शनल वर्ड लिया है, तो उसके हमने इस तरह से करंट लेवल लिया है। उसी प्रकार अगर आपको ब्रशिंग सिखानी है तो वहाँ पर फिर उस प्रकार से करंट लेवल आपको लिखना होगा कि ही कैन आइडेंटिफाई ब्रश, ही कैन होल्ड ब्रश, ही कैन
अप्लाई पेस्ट ऑन द ब्रश। तो आपके लक्ष्य के आधार पर आपका जो करंट लेवल है वो बदल जाएगा। फिर आपका जो थर्ड हेडिंग है वो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर हमने आपको पहले जो स्लाइड थी उसमें मैंने बताया था कि आपको जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उसके अंदर आपके 5 कंपोनेंट आते हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर सेंटेंस में फॉर्म फ्रेम किया है। जैसे व्हेन शो द लिस्ट ऑफ 3 वर्ड एंड आस्क टू रीड, राहुल विल बी एबल टू रीड 3 वर्ड्स। जैसे लक्स, क्लोजअप और बूस्ट। यहाँ मैंने 3 फंक्शनल वर्ड बोला है, तो उन जो 3 फंक्शनल मेरे वर्ड हैं उनको मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में डाला है। सो व्हेन शो द लिस्ट ऑफ 3 फंक्शनल वर्ड एंड आस्क टू रीड, राहुल will be able to read 3 words, lux, close-up, boost। 4 में से कम 5 में से 4 बार वो करेक्टली आंसर देगा आफ्टर 3 मंथ ऑफ ट्रेनिंग। या आपके अगर आप 15 डे का सेशन ले रहे हो, 20 डे का सेशन ले रहे हो, तो आप उसे आफ्टर 3 मंथ ऑफ टीचिंग सेशन, आफ्टर 3 मंथ ऑफ ट्रेनिंग सेशन, इस प्रकार से आप उसे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है मटेरियल। तो अब 3 फंक्शनल वर्ड सिखाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे हमें फ्लैश कार्ड चाहिए, वर्ड कार्ड चाहिए, जो लक्स सोप पे उसका भी रेपर चाहिएगा, क्लोजअप जो ओरिजिनल है वो चाहिए, बूस्ट चाहिए। तो इस तरह से हमको उनके जो खाली कवर है या आप ओरिजिनल जो वस्तुएं हैं वो भी आप ला सकते हो। उसके बाद हमें पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, आप ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, आप लक्स, क्लोजअप और बूस्ट का पिक्चर यूज़ कर सकते हो और ओरिजिनल सामान भी यूज़ कर सकते हो। तो जो जो मटेरियल इस चीज़ को सिखाने के लिए चाहिए वो सभी आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ सिखाते हो, आप भी यहाँ पर बीएड करने आए हो तो आपका कुछ एक उद्देश्य होता है, तो वो चीज़ें आपको रीडिंग का क्या महत्व है, आप रीडिंग करने के बाद वो क्या कर पाएगा, ये आपको छात्र को उसका रीडिंग का इम्पोर्टेंस बताना है कि जब आप ये पढ़ना सीख जाएंगे तो आप कहीं भी किसी शॉप पे जाएंगे, आप मार्केट से सामान खरीदेंगे तो आप वस्तुओं के ऊपर लिखे हुए नाम को पढ़ पाएंगे और सामान खरीद पाएंगे। इस प्रकार समझाने के बाद आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। जैसे टीटी विल एक्सप्लेन द वेरियस सिचुएशन वेयर रीडिंग इज रिक्वायर्ड सच एज सुपरमार्केट, शॉपिंग। जब आप बच्चा शॉपिंग लिस्ट बनाएगा, वो जब किराना स्टोर में जाएगा, मार्केट में जाएगा, तब इसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। अगर आप कोई सामान उसको खरीदना सिखाएंगे तो सामान खरीदना सिखाने से पहले सामान पर लिखा हुआ नाम पढ़ना ज़रूरी है। तो इस प्रकार आप पूरा बच्चे के सामने उसको बिठा के उसे समझाने का प्रयास करेंगे कि हम उसे रीडिंग क्यों सिखाना चाहते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, रीड रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट जैसे लक्स, सोप अगर आपको पढ़ना सिखाना है तो आप जो कंक्रीट मतलब आपको लक्स साबुन जो है वो लेकर आना पड़ेगा और उसके ऊपर जो शब्द लिखे हुए हैं वो उसे दिखाना होगा। तो रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द selected word and other related objective will be placed on in front of। इसको हम बोलते हैं सिंगल सिचुएशन, मैचिंग इन सिंगल सिचुएशन। तो आपको लक्ष्य जो सॉप है वो और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 लक्ष्य सॉप की जरूरत होगी और एक पिक्चर आपको या आपको ऑब्जेक्ट ऐसा चाहिए जो सॉप नहीं है। तो एक जो लक्ष्य सॉप होगा वो बच्चे के पास होगा, दूसरा आपके पास होगा और आप उसे पिक्चर टू पिक्चर मैच करना सिखाएंगे।
तो पिक्चर कार्ड विथ वर्ड ऑफ लक्स विल बी प्लेस्ड ऑन वन साइड एंड पिक्चर कार्ड विथ वर्ड लक्स एंड बूस्ट विल बी प्लेस्ड ऑन अदर साइड। जिस तरह से हम मैच द कॉलम करते हैं उसी प्रकार आपको ये मैचिंग सिखाना है। देन राहुल विल बी आस्क्ड टू लुक एट द पिक्चर्स एंड वर्ड कार्ड एंड पिक अप सिमिलर कार्ड फ्रॉम अदर साइड। तो आपको मैचिंग वन चॉइस सिचुएशन इसको बोलते हैं, जहाँ पर हम पिक्चर टू पिक्चर मैच करवाते हैं, पिक्चर टू वर्ड मैच करवाते हैं। तो एक जो पिक्चर्स या पिक्चर कार्ड है आपको एक साइड रखना है, दूसरा पिक्चर कार्ड और उसके साथ एक और कोई वस्तु आप रख सकते हैं। देन आपको बच्चे से बोलना है, बच्चे का जो भी नाम है उस नाम को लेते हुए आपको बताना है कि राहुल लक्स की पिक्चर्स आपको दिखाते हुए अदर साइड में जो दो पिक्चर्स रखी है उसके साथ आपको मैच करना है कि सिमिलर इधर जो पिक्चर रखी इसके जैसा इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है या इसके जैसा उठाकर दो। इसे हम बोलते हैं मैचिंग वन चॉइस सिचुएशन। उसके बाद आपको इसी चीज को आगे बढ़ाना है। जैसे एक साइड आपने लक्स पिक्चर कार्ड रखा है और दूसरी साइड आपको अब आप मैचिंग करवाएंगे टू चॉइस सिचुएशन में। टू चॉइस सिचुएशन में आपको दूसरी साइड अदर चीजें बढ़ाते जाना है और उसके बाद आपको जो भी आपका छात्र है राहुल, राम, मोहन, उसका नाम लेकर आपको फिर से उसको मैचिंग करवाना है। अभी यह सिचुएशन जो थी आपकी वो मैचिंग इन वन चॉइस सिचुएशन थी, तो यहाँ पर बच्चे के पास ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं था, इसलिए उसे मैचिंग करना आसान था। यहाँ पर आप जब टू चॉइस सिचुएशन करेंगे तब आप उसके डिस्ट्रक्शन को बढ़ाते जाएंगे और फिर आप टू चॉइस सिचुएशन में मैचिंग करवाएंगे। उसके बाद आप अदर साइड में और पिक्चर्स कार्ड बढ़ाते जाएंगे जिसे हम मैचिंग इन मल्टीपल चॉइस सिचुएशन कहते हैं। तो आपका एक साइड जो रहेगा वो लक्स का जो भी ओरिजिनल अगर शॉप है तो वो है और अगर पिक्चर कार्ड है तो वो है, और इस दूसरी साइड में आपको जो वस्तुएं हैं उनको बढ़ाते जाना है। तो सबसे पहले आप प्रोसीजर में लिखेंगे टीचर विल बी आइडेंटिफाई वर्ड लक्स इन सिंगल सिचुएशन। देन आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है टीचर विल बी आइडेंटिफाई लक्स वर्ड लक्स इन टू चॉइस सिचुएशन। देन फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे टीचर विल बी आइडेंटिफाई वर्ड लक्स इन मैचिंग इन मल्टीपल चॉइस सिचुएशन। तो इसको हम हिंदी में एकात्मक स्थिति, द्वितात्मक स्थिति और तृतीयात्मक स्थिति भी कहते हैं कि जो आपका प्रोसीजर रहेगा ये प्रशिक्षु शिक्षक एकात्मक स्थिति में लक्ष्य शब्द की पहचान करवाएगा। उसके बाद प्रशिक्षु शिक्षक लक्ष्य शब्द की द्वितात्मक स्थिति में पहचान करवाएगा। देन प्रशिक्षु शिक्षक तृतीयात्मक स्थिति में शब्द लक्ष्य की पहचान करवाएगा। आप लक्ष्य की जगह दूसरा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको सिखाना है। आप 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द के जो भी अक्षर बच्चों को जो भी 2, 3 या 4 अक्षरों के शब्द बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं और इस तरह से उन्हें सिंगल चॉइस, डबल चॉइस और मल्टीपल चॉइस में मैचिंग करवा सकते हैं। तो यह टीचिंग कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम मैचिंग करवाते हैं, फिर हम आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं और उसके बाद हम नेमिंग पे जाते हैं। तो टीचिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहला स्टेप होता है मैचिंग, जिसको भी हमको 3 स्टेप में करवाना होता है। पहले हम वन चॉइस या सिंगल चॉइस या एकात्मक स्थिति में करवाएंगे, उसके बाद आप उसको टू चॉइस या तृतीयात्मक स्थिति जिसको कहते हैं, और फिर आपका मल्टीपल चॉइस जिसमें हम हिंदी में तृतीयात्मक स्थिति
कहते हैं। तो इस प्रकार पहला जो स्टेप है वो मैचिंग का है, और बीच बीच में आपको जैसे ही आपका स्टूडेंट मैच करता है, वो सही कार्य आपको करके दिखाता है, तो आप उसको हर सक्सेसफुल स्टेप पर उसको रिवॉर्ड देंगे, रेनफोर्समेंट देंगे। आप उसको गुड, वेरी गुड, वेल डन, इस तरह से आप उसको बोल सकते हैं। और जहाँ उसे प्रॉम्प्ट की आवश्यकता है, फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, या फिर आप उसको क्लू या जिस प्रकार से भी वो सीखने की का प्रयास करता है उस तरह से आप उसको रेनफोर्स करेंगे, और बीच बीच में उसको आवश्यकता अनुसार सहायता भी प्रदान करेंगे। देन अब हमें करना क्या है, अभी हमने ये देखा कि किस तरह से आपको मैचिंग करनी है, लेकिन हमारा टॉपिक क्या था, लक्ष्य क्या था, रीडिंग फंक्शनल वर्ड। तो अभी हमने पिक्चर टू पिक्चर आइडेंटिफाई करना सीखा। अब हम क्या करेंगे, एक साइड पिक्चर विथ वर्ड रखेंगे और एक साइड सिर्फ जो वर्ड कार्ड है वो, मतलब एक तरफ आप रख रहे हो लक्ष्य सौंप की पिक्चर्स विथ वर्ड, जहां पर लक्ष्य सोप की पिक्चर भी होगी और उसका नाम भी होगा, और दूसरी तरफ हम विदाउट पिक्चर्स सिर्फ लक्ष्य LUX लिखा हुआ कार्ड रखेंगे। तो एक तरफ आपका पिक्चर विथ वर्ड कार्ड होगा और दूसरी तरफ सिर्फ आपका वर्ड कार्ड होगा। इसको फिर आप वापस मैच करेंगे सिंगल चॉइस सिचुएशन में। इसी प्रकार आप इधर जो कार्ड है वर्ड कार्ड, उनकी संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो जिस प्रकार हमने उधर सिंगल चॉइस सिचुएशन, डबल चॉइस सिचुएशन और मल्टीपल चॉइस सिचुएशन में मैचिंग की थी, इसी प्रकार अब यहाँ पर आपको पिक्चर विथ वर्ड कार्ड और वर्ड कार्ड के बीच में मैचिंग करवानी है। इसके बाद जब आपका मैचिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको जो आपका दो साइड जो हमने चीज़ों को रखा था, एक साइड हम एक लक्स सोप विथ कार्ड रखा था और दूसरी साइड हमने कार्ड रखा था। तो अब हमें ये जो ऑप्शन है वो हटाना है। अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन का है, जहाँ पर हम लक्स, बूस्ट, क्लोजअप और जो भी पिक्चर्स कार्ड आप उसमें रखना चाहते हैं वो आप रखेंगे, और अब आप उससे कोई चॉइस नहीं देंगे कि आपको मैचिंग करवानी है। अब आपको बच्चे को आइडेंटिफाई करवाना है कि ये जो 10 कार्ड रखे हैं, 4 कार्ड रखे हैं, 5 कार्ड रखे हैं, इसके अंदर से अब आप लक्स कार्ड को उठाकर दो, जिस कार्ड पर लक्स लिखा है वो कार्ड आप अब उसको उठाकर आप दीजिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपको टास्क एनालिसिस करना कैसे है। तो जो 3 रीडिंग वर्ड है जैसे लक्स, बूस्ट और क्लोजअप, इसको आप किस तरह से इसका टास्क बनाएंगे। तो इसमें आपको जो टास्क बनता है वो यूनिवर्सल बनता है। जैसे जो आपके 3 वर्ड हैं उसका जो टास्क बनेगा, उसमें पहला स्टेप रहेगा आपका, और आपका जो स्टेप होता है जिसके अंदर हम टास्क एनालिसिस करते हैं वो मैक्सिमम 15 सेंटेंस उसके अंदर होने चाहिए, और जो आपका 15 स्टेप्स होने चाहिए। देन मिनिमम 8 स्टेप्स में आपको टास्क एनालिसिस करना है। तो पहला जैसे स्टेप है इसमें मैच पिक्चर एंड वर्ड विथ पिक्चर एंड वर्ड कार्ड लक्स इन सिंगल सिचुएशन, देन मैच पिक्चर एंड वर्ड विथ पिक्चर एंड वर्ड कार्ड लक्स इन 2 चॉइस सिचुएशन। तीसरा स्टेप बनेगा आपका मैच पिक्चर एंड वर्ड with picture and word card lux in multiple choice situation, then match picture and word with word card lux in single situation, match picture and word with word card lux in 2 choice situation, match
पिक्चर एंड वर्ड विथ वर्ड कार्ड लक्स इन मल्टीपल सिचुएशन। 7 स्टेप आपका आएगा मैच वर्ड कार्ड एंड वर्ड कार्ड लक्स इन सिंगल चॉइस सिचुएशन। तो आपको फर्स्ट जो स्टेप है उसमें पिक्चर एंड वर्ड विथ पिक्चर एंड वर्ड कार्ड के साथ आपको मैच करवाना है। देन आपको पिक्चर एंड वर्ड कार्ड विथ वर्ड कार्ड मैच करवाना है। देन आपको फाइनली जो आपका, क्योंकि आपको यहाँ पर रीडिंग वर्ड सिखाने हैं तो आपको लास्ट जो आपका रहेगा उसमें आपको मैच वर्ड कार्ड विथ वर्ड कार्ड तक आना है। तो फिर आपको इसी प्रकार आपको पहले पिक्चर एंड वर्ड विथ पिक्चर एंड वर्ड कार्ड सिंगल सिचुएशन में, डबल सिचुएशन में एंड मल्टीपल सिचुएशन में सिखाना है। उसके बाद आपको पिक्चर्स वर्ड विथ वर्ड कार्ड इन सिंगल सिचुएशन, डबल सिचुएशन और मल्टीपल सिचुएशन में सिखाना है। उसी प्रकार आपको वर्ड कार्ड विथ वर्ड कार्ड मैचिंग इन सिंगल सिचुएशन, इन टू चॉइस सिचुएशन एंड मल्टीपल चॉइस सिचुएशन में आपको सिखाना है। तो इसी प्रकार आपको इस टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाई जाने वाली स्थिति में तोड़ना है। देन मैच रियल ऑब्जेक्ट विथ वर्ड कार्ड लक्स इन एनी सिचुएशन। Identify word card lux in single situation. Identify word card lux in two choice situation. Identify word card lux in multiple choice situation. Identify word card lux in any situation. And last आपका रहेगा read the word lux in any situation. तो जब भी छात्र उस शब्द को कहीं भी पढ़ेगा, चाहे वो घर में हो या मार्केट में किसी शॉप पर हो या कहीं भी वो जो लक्ष्य शब्द लिखा हुआ है वो किसी भी सिचुएशन में वो पढ़ लेगा। ये आपका पूरा एक इस प्रकार आपको जो भी आप लक्ष्य लेते हैं उनको आपको सिखाई जाने वाली स्थिति में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, जिससे हम बच्चों को आसानी से सिखा सकें। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो बौद्धिक क्षति होने के कारण बौद्धिक रूप से अक्षम होते हैं और उन्हें सीखने में ही समस्या होती है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना होता है, ताकि हम छोटे छोटे निर्देश देकर उन्हें एक पूरा टास्क सिखा सकें। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा लक्ष्य था राइट 3 फंक्शनल वर्ड, तो इसमें भी आपको बच्चे का करंट फंक्शनल लेवल देखना है, क्योंकि अब आप यहाँ पर 3 फंक्शनल वर्ड लिखना सिखा रहे हैं। लिखना सिखाने के लिए करंट लेवल क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके जो छात्र को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में वो सक्षम है, तो आपको लिखना है कैन फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शन, स्पीक इन फ्रेज। देन लिखने के लिए सबसे प्री रिक्विजिट स्किल क्या है? उसे पेंसिल पकड़ना आना चाहिए और स्क्रिबलिंग कम से कम करना आना चाहिए। तो आपका जो करंट फंक्शनल लेवल में आप लिख सकते हो कैन फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शन, स्पीक इन फ्रेज एंड होल्ड अ पेंसिल एंड स्क्रबल्स। फिर आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा। व्हेन रिक्वायर्ड राहुल विल बी एबल टू राइट 3 वर्ड 4 to 5 करेक्टली आफ्टर 3 month ऑफ ट्रेनिंग। और जो भी आपका टीचिंग सेशन का टाइम रहेगा। मटेरियल आपको पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, वर्कशीट चाहिए और आपके जो वर्कशीट है उस पर आपको जो भी वर्ड उसको लिखना सिखाना है। जो भी 3 वर्ड आपने डिसाइड किए वो आप उसके लिए आपको वर्कशीट बनानी है और उसके बाद आपको प्रोसीजर लिखनी है। तो फिर वही आपको जिस तरह से आपने पढ़ने का इम्पोर्टेंस बताया था उसी प्रकार आप लिखने का इम्पोर्टेंस बताएंगे कि लिखने के क्या फ़ायदे हैं, लिखने के बाद आप क्या कर पाएंगे, लिखने के बाद आप कभी भी कहीं भी जब भी आपको लिखने की आवश्यकता होगी आप लिख पाएंगे। आप अगर आपको मम्मी घर से सामान लेने के लिए भेज रही है तो आप नाम लिख कर ले जा पाएंगे। मम्मी ने अगर कुछ सामान लाने के लिए कहा है तो आप उसकी लिस्ट बना पाएंगे। और इस प्रकार जो भी लिखने के इम्पोर्टेंस है वो आपको बच्चे को समझाना है। देन राहुल विल बी गिवन वर्कशीट, ये आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आएगा। राहुल विल बी गिवन वर्कशीट
containing the choose word to trace. He will be asked to trace, and wherever required he will be physically guide to trace. So TT will use stand trace and tactile trace for tracing optional. TT will give a worksheet which contain dots forming. जिस तरह से राइटिंग का स्टेप है, पहला आपका ट्रेसिंग, देन जॉइनिंग डॉट, कॉपिंग एंड राइटिंग फॉर मेमोरी। तो आपको जब भी लिखना सिखाना है आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप आपका होता है ट्रेसिंग। आप स्टूडेंट्स को वर्कशीट पर जो भी आप लिखना सिखाना चाहते हैं वो वर्ड आपकी वर्कशीट आपको बनाकर देना है, जिस पर आप छात्र से ट्रेसिंग करवाएंगे। ट्रेसिंग करवाते समय भी आपको मूवमेंट का ध्यान रखना है कि आप किस दिशा में बच्चा पेंसिल को घुमा रहा है। और जैसे हम सिंपली बच्चे को जब पहली बार लिखना सिखाते हैं तो हम स्लेट पे अनार, आम कुछ लिख कर देते हैं और बोलते हैं इस पर हाथ घुमाओ। तो उसी प्रकार आप जो भी लिखना सिखा रहे हैं उस पर आपको उन शब्दों पर बच्चों को ट्रेसिंग करना सिखाना है। ट्रेसिंग के बाद आप उनको बड़े डॉट्स बना कर दे सकते हैं, फिर बच्चे डॉट ज्वाइनिंग करेंगे। उसके बाद जो वर्ड आपने लिख कर दिए हैं उनको कॉपी करेंगे और फिर लास्ट में जो स्टूडेंट्स है उसको अपनी मेमोरी से लिखेगा। तो इस प्रकार आपको जो राइटिंग के स्टेप्स है वो प्रोसीजर में डालनी है। और उसके बाद आप कुछ इस तरह से वर्कशीट बना सकते हैं, जैसे मिसिंग लेटर्स की वर्कशीट बना सकते हैं आप, उन्हें मैच द कॉलम करके दे सकते हैं। तो इस आप ऊपर पिक्चर्स और नीचे आप उनको सर्कल बनाने के लिए दे सकते हैं। तो जिस भी प्रकार आप उनका इवैल्यूएशन करना चाहते हैं उस प्रकार आप उनके लिए वर्कशीट डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें पिक्चर्स भी होंगे। तो बच्चे को शब्द ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और वो ज़्यादा अच्छे से लिख पाएगा। और बीच बीच में आपको रेनफोर्समेंट का ध्यान रखना है। जब भी बच्चा अपना जो स्टेप है उसको सक्सेसफुली अचीव करता है, अपना जो भी लक्ष्य है, तो आप उसको वर्बल जो रेनफोर्समेंट है वो देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप उसे समय समय पर सही रेनफोर्समेंट देंगे। और जो राइटिंग का जो आपका टास्क एनालिसिस बनेगा वो आपके जो राइटिंग स्टेप्स हैं, लिखने के जो प्री राइटिंग स्टेप्स हैं, जैसे ट्रेस द वर्ड लक्स, join the dots of word to from lux, copy the word lux, write the word lux upon dictation, write the word lux by filling the missing letter। तो इस प्रकार आप उसका जो राइटिंग 3 फंक्शनल वर्ड है इस तरह से उसका पूरा टास्क बनेगा। थैंक यू सो मच। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आपकी आज की क्लास है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या क्लास में भी पूछ सकते हैं।